हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं जिसमें हम M1 R5 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इसके पहले जो प्लेलिस्ट थी उसमें हम डीप में पढ़ रहे थे, उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। बट आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी कि एग्जामिनेशन के हिसाब से मैडम थोड़े से क्वेश्चन आंसर के द्वारा पढ़ाइए, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपकी एक न्यू प्लेलिस्ट चालू करी है। इसमें हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो नाइलेट में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आई होप कि आप एक अच्छी और कंप्लीट तैयारी कर लेंगे और अपने नोट्स भी अच्छे से बना पाएंगे। ओके, तो ये पूरी जो प्लेलिस्ट है इसमें जितने भी वीडियो है ये क्वेश्चन आंसर के रूप में आपके सामने आएंगे। ठीक है, और इसमें सारे के सारे आंसर प्रॉपर तरीके से लिखे गए हैं, काफ़ी सरल भाषा में लिखे गए। तो आप अपनी नोटबुक में इन सबको लिख लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम का पेपर सॉल्व कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ड्रॉ एन इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। इस क्वेश्चन में हमको कंप्यूटर का एक इंटरनल डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ में कंप्यूटर के इंटरनल डायग्राम में जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे उन सब के बारे में विस्तार में बताना है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनवरी 2021 में पूछा भी गया है और वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख कर आना है। ठीक है, जिसमें आपको लिखना है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो क्या करती है, जो कि स्टोर करती है डेटा को, फिर उस डेटा को प्रोसेस करती है और उस डेटा को रिट्रीव यानी पुनः प्राप्त करवाती है यूजर को। ठीक है, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोसेस किए हुए डेटा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने लिखा है, जस्ट लाइक द अदर मशीन्स द कंप्यूटर हैज आल्सो अ बेसिक आर्किटेक्चर। जैसे जितनी भी मशीनें होती हैं उन सबका अपना एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम का भी एक इंटरनल आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, अब वो आर्किटेक्चर कैसा होता है आइए जानते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बना के आना है। ये कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर है, यानी कंप्यूटर देखा जाए तो इंटरनली इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है। एक बात और, इस आर्किटेक्चर को हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। यानी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तब भी उस कंडीशन में आपको यही डायग्राम बना के आना है और जब मैं आपको आज के वीडियो में पढ़ाऊंगी वही आपको लिख कर आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तीन तरीके से बन सकता है, इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तीनों कंडीशंस में आपको यही आंसर लिख के आना है और इसी तरीके से डायग्राम को सबसे पहले बना कर आना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप प्रॉपर तरीके से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कंप्यूटर का इंटरनल डायग्राम बताओ, तो हमने ये कंप्यूटर का इंटरनल डायग्राम बना दिया है। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं इन सब कंपोनेंट्स के बारे में बताओ। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, ये सब क्या है, इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको अपने आंसर में लिखनी है। आइए देखते हैं कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होगी इनपुट। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे ऑल दैट डेटा रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर गोज थ्रू द इनपुट यूनिट। ठीक है, देखिए कंप्यूटर कोई भी डाटा किससे रिसीव करता है, इनपुट यूनिट से। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सब चीजों के द्वारा आप क्या करते हो, कंप्यूटर को डेटा देते हो। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, ऐसे ही बोल सकते हो कि डेटा सेंड बाय द यूजर टू कंप्यूटर। ठीक है, यानी यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाता है वो इनपुट यूनिट के द्वारा ही दिया जाता है। या इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हो कि कंप्यूटर सारा के सारा डेटा इनपुट यूनिट के द्वारा ही रिसीव करता है। फिर सेकंड लाइन हमने लिखी है, इनपुट यूनिट कंप्राइजेस डिफरेंट डिवाइसेस लाइक अ माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनपुट यूनिट्स में क्या क्या चीजें शामिल है वो हमने बताई हैं। इनपुट यूनिट में शामिल होती है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर।
तीसरा पॉइंट हमने लिखा है इन अदर वर्ड्स। हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं इस चीज को? हमने लिखा है each of these devices act as a mediator between the user and the computer। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या जो भी आपकी इनपुट डिवाइस है, वो एक तरीके से मीडिएटर का काम करती है, यानी कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। ठीक है, मीडिएटर कौन होता है? जैसे जिसकी मदद से आप कोई कार्य करते हो, है ना। अब आपको कंप्यूटर में कोई डाटा भेजना है तो आपको कुछ तो डिवाइस चाहिए ना जिसके द्वारा आप कंप्यूटर में डाटा भेजोगे। तो आप किसका यूज करोगे? कीबोर्ड का यूज करोगे। तो कीबोर्ड क्या हो गया? एक मीडिएटर हो गया, यानी मध्यस्थ डिवाइस हो गई आपके और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, इस तरीके से माउस भी आपका एक मध्यस्थ डिवाइस हो गया, क्योंकि माउस के द्वारा आप कंप्यूटर को डाटा दे रहे हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको लिखना है दूसरा घटक यानी दूसरा कंपोनेंट, जो कि कहलाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो आपको ये हेडिंग लिखनी है और फिर इसमें आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मीन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इट वर्क्स द सेम वे अ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का सीपीयू है ये उसी तरीके से काम करता है जैसे कि किसी मानव का ब्रेन काम करता है, यानी किसी मानव का दिमाग काम करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का सीपीयू कार्य करता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है। फिर हमने लिखा एज द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज द सीपीयू टू कंट्रोल ऑल टास्क। ठीक है, जैसे कि हमारी सारी की सारी एक्टिविटी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना। हम कोई भी कार्य करता है तो उसकी कंट्रोलिंग कहाँ से आती है? ब्रेन से आती है। इसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू भी हर चीज को कंट्रोल करता है, यानी कंप्यूटर के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटी सीपीयू के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। आइए प्रोसेसिंग के बारे में और जान लेते हैं। तो अब आपको लिखकर आना है इसके आगे नेक्स्ट लाइन में, प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स कैलकुलेशन, कंपैरिजंस एंड डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज तो देखी कि सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये मस्तिष्क की तरह काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने प्रोसेसिंग को और थोड़ा बता दिया है कि प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, जितना अच्छा आप लिख कर आएंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ओके, तो इसलिए बहुत सरल और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। सो हमने लिखा है प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स, प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है? यानी तो प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ होता है कैलकुलेशन करना, कंपैरिजंस करना और डिसीजन लेना। ठीक है, सो सीपीयू का काम होता है कैलकुलेशन करना, कंपैरिजन करना और डिसीजन लेना। फिर हमने लिखा है द प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। यानी जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, उस सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो आइए जान लेते हैं। अगले लाइन में हमने लिख दिया है माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर विच रिसीव एंड प्रोवाइड आउटपुट। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कि क्या करती है? रिसीव एंड प्रोवाइड आउटपुट, जो कि यूजर के द्वारा इनपुट जो कि यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को रिसीव करती है और कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए हुए आउटपुट को प्रोवाइड करवाती है यूजर को। ठीक है, तो बेसिकली जो कंप्यूटर में सीपीयू है वो क्या होता है? तो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप कंप्यूटर सिस्टम में देखते होंगे एक मॉनिटर है, एक साथ पास में इस तरीके से कैबिनेट होता है, कीबोर्ड होता है, आदि डिवाइसेस आपने देखे होंगे पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। अब ये जो डिवाइस आपको दिख रही है इसको कई लोग सीपीयू बोल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू कैबिनेट है। इसके अंदर एक चिप लगी होती है और उस चिप को हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बेसिकली एक चिप है जो कि इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर होती है। ओके, तो अब आगे से ध्यान रखिएगा, ये जो डिब्बा है ये सीपीयू नहीं है, इसके अंदर यूज होने वाली एक छोटी सी चिप सीपीयू है और उसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, यानी हम उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर ही यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को रिसीव करता है और कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करता है वो आउटपुट
यूजर को पुनः प्राप्त करवाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिखा है इट कंसिस्ट, मीन्स जो सीपीयू है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। मीन्स सीपीयू के तीन भाग होते हैं। पहला है एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है एमयू। यहाँ पे एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। ना हमने लिखा है लेट अस सी व्हाट पर्टिकुलर टास्क आर असाइंड टू बोथ यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो जितने भी एएलयू, सीयू, एमयू है ये क्या क्या कार्य को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है। हमने लिखा है दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका एएलयू है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सीपीयू का सबसे मेजर यानी सबसे खास कंपोनेंट है। क्यों है? तो हमने लिखा है सेकंड लाइन में इट डज ऑल द ऑपरेशन एंड डायरेक्शन वेदर अरिथमेटिकल और लॉजिकल अपॉन द डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड हमने इसलिए लगाया क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट हमने इसके बाद लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने एंड लगाया है। ठीक है, तो जब आप थर्ड पॉइंट देखोगे आप आसानी से इनको जोड़ पाओगे। ठीक है, मैंने क्या बड़े बड़े पॉइंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में सरलता हो और आप उसको अच्छे से लिख पाए। तो हमने यहाँ पे सेकेंड लाइन में बताया है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो डेटा के ऊपर होने वाले अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाती है। फिर हमने लिखा एंड, और क्या करती है? तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है एंड सेंड टू द मेमोरी यूनिट। मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है कि यूजर ने जो भी डेटा दिया है उस डेटा के ऊपर क्या करेगी, अरिथमेटिक या लॉजिकल जिस भी तरीके के ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएगी और परफॉर्म करवाने के बाद क्या करेगी, वो सेंड टू द मेमोरी यूनिट। उस डेटा को मेमोरी यूनिट में भेज देगी, यानी मेमोरी के पास भेज देगी कि भाई ये कार्य हमको करने को दिया था, टास्क, ये टास्क कर लिया है मैंने और फिर इस टास्क को अब तुम स्टोर कर लो। कौन स्टोर कर लेगा? मेमोरी यूनिट। यानी मेमोरी यूनिट से बोलेगी कि ये पर्टिकुलर काम मैंने पूरा कर लिया है, अब तुम इस पूरे काम को अपने अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अपना वर्क पूरा करने के बाद उस पूरे डेटा को मेमोरी यूनिट में स्टोर करा देती है। ओके, अब क्या होता है वहां से? From there, the control unit sends back the result to the output media. ठीक है, अब जो मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर हो गया है ना, उस डेटा को एक और यूनिट होती है, इसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उस डेटा को वापस से आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज देता है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप ऐसा समझ लीजिए कि यूजर ने सपोज कीबोर्ड के द्वारा, है ना, कोई भी इनपुट दिया। ठीक है, अब वो इनपुट कहाँ जाता है? वो इनपुट जाता है सीपीयू में। ठीक है, अब सीपीयू में जाने के बाद सबसे पहले वो इनपुट जाएगा कहाँ पर? सबसे पहले इनपुट जाएगा आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, एएलयू के पास। ठीक है, एएलयू ने अपना काम पूरा किया। काम पूरा करने के बाद अब इस डेटा को भेज दिया किसके पास? मेमोरी यूनिट में। यानी जो भी कार्य किया उस कार्य को मेमोरी यूनिट में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक और यूनिट होती है और उसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर हुआ है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने जो भी डेटा स्टोर करवाया मेमोरी यूनिट में, उस डेटा को कहाँ पर पहुंचा देगी? आउटपुट यूनिट पर, जैसे मॉनिटर हुआ। ठीक है, मॉनिटर पर पहुंचा देगी। लेकिन किसके द्वारा पहुंचा रही है? तो देखिए बेसिकली क्या है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना आपस में वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपके इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है, आउटपुट डिवाइस है, सब वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो वायर का यूज करके कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट के अंदर रखे हुए डेटा को आउटपुट यूनिट पर पहुंचा देती है। ठीक है, अब इस वायर को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो वायर होता है इसको हम बेसिकली बस बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने यही चीज यहाँ पे लिखी है कि जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद डेटा को स्टोर करती है मेमोरी यूनिट में। फिर वहाँ मेमोरी यूनिट से क्या होता है, एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उस डेटा को कहाँ भेज देती है? उस डेटा को भेज देती है आउटपुट मीडिया पर, यानी आउटपुट माध्यम जो भी होता है वहाँ पर भेज देती है। अब आउटपुट माध्यम पर किस तरीके से भेजेगी?
तो हमने आगे लिखा है थ्रू बसेस, यानी बसेस के द्वारा वो आउटपुट को भेज देती है। ठीक है, जो वायर से कनेक्टिविटी होती है या कंपोनेंट्स की, उसको हम यहाँ पर बस बोलते हैं। फिर हमने लिखा है एज द यूजर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी यूजर ने जिस भी तरीके के इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन कंप्यूटर सिस्टम को दे रखे हैं, उस अकॉर्डिंग ही कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूनिट पर डाटा को भेज देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, एक मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब आपको कोई गाना सुनना है और आपने स्पीकर अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो जो कंट्रोल यूनिट है वो आपका जो गाने का साउंड है, बेसिकली उसके जो डाटा है उसको स्पीकर को क्या करती जाएगी, सेंड करती जाएगी। साथ ही साथ में उसका जो ग्राफिक्स सिस्टम है, यानी जो भी ग्राफिक्सकल डाटा है जो दिखना चाहिए, वो मॉनिटर को भेजती जाएगी। तो ये काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रही है। ओके, सो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इन पॉइंट्स को आपको प्रॉपर तरीके से लिखकर आना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट की, कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। हमने लिखा है कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर दैट इज इन चार्ज। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है और ये इंचार्ज की तरह होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, कोई भी कार्यालय होता है, कोई भी ऑफिस होता है, इसमें एक इंचार्ज होता है। ठीक है, और इंचार्ज की क्या ड्यूटी होती है, इंचार्ज की ड्यूटी होती है कि वो सबको काम बांटता है कि किसको क्या क्या काम करना है। फिर मॉनिटरिंग भी करता है कि सब जिनको भी उसने काम बांटा है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। साथ में अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आ रही है तो जो इंचार्ज है वो उसको गाइड भी करता है कि किस तरीके से उसको काम करना है। तो इसी प्रकार जैसे कोई इंचार्ज ऑफिस में होता है ना, ऐसे ही कंट्रोल यूनिट भी इंचार्ज ही होती है कंप्यूटर सिस्टम में। आगे हमने लिखा है it directs the computer system to execute stored program instructions। वही बात आ गई, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो कंपनी में इंचार्ज होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज को, बताता है कि उसको कोई काम करना है तो उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, इसी प्रकार कंट्रोल यूनिट भी कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट करती है, बताती है कि किस तरीके से उसे सिस्टम के अंदर स्टोर जो प्रोग्राम है, यानी सिस्टम के अंदर जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसको किस तरीके से कार्य करना है। फिर हमने लिखा है इट कम्युनिकेट्स विद अदर पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट है वो हार्डवेयर के सभी पार्ट्सों से भी क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। जैसे कि हमने अभी कंपनी का इंचार्ज का एग्जांपल लेकर चल रहे थे, तो कंपनी का इंचार्ज तो क्या करता है, सबसे बातचीत करेगा ना, है ना, सबसे बातचीत करेगा। साथ ही साथ में किसी मान लो ए व्यक्ति को बी व्यक्ति की हेल्प की आवश्यकता है तो उन दोनों का भी कम्युनिकेशन करवाएगा और खुद भी कम्युनिकेट करेगा सारे एम्प्लॉय से। इसी प्रकार कंट्रोल यूनिट भी जितने भी हार्डवेयर के अदर पार्ट्स हैं सबसे कम्युनिकेशन करती है, यानी कम्युनिकेट करती है ना। अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट की। तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें जो येलो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, जैसे मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, इसको आपको हेडिंग के रूप में लिख कर आना है बाकायदा। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखिएगा पॉसिबल हो तो, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से आंसर लिखिएगा। मेमोरी यूनिट में हमने बताया ऑल द डाटा दैट हैज टू बी प्रोसेस्ड और हैज बीन प्रोसेस्ड इज स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट। मीन्स जो भी डाटा प्रोसेस होना है कंप्यूटर में, या जो भी डाटा कंप्यूटर में या सीपीयू के द्वारा प्रोसेस हो चुका है, वो सारा के सारा डाटा मेमोरी यूनिट में ही स्टोर होता है। फिर हमने लिखा है द मेमोरी यूनिट एक्ट्स एज अ हब ऑफ ऑल द डाटा। जो मेमोरी यूनिट है वो एक तरीके से सारे डाटा के लिए हब का काम करती है। हब का मतलब, हब यानी ऐसी जगह यहाँ पे सभी चीज़ें आके इकट्ठी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट भी एक प्रकार से हब का काम करती है, किसके लिए, सभी प्रकार के डाटा के लिए। यानी मेमोरी यूनिट सभी डाटा को अलाउ करती है कि सभी प्रकार का डाटा या सारा डाटा उसके अंदर आके स्टोर हो सके। अब मेमोरी ने सारा डाटा अपने अंदर स्टोर तो कर लिया, अब स्टोर करने के बाद वो क्या करेगी, तो हमने लिखा इट ट्रांसमिट इट टू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हेन एवर नेसेसरी। मेमोरी यूनिट अपने अंदर डाटा को स्टोर करने के बाद जब भी किसी भी डाटा की आवश्यकता होगी जिस भी कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट को, उस कंप्यूटर के सिस्टम के पार्ट पर उस डाटा को वो भेज देगी। फिर हमने लिखा है द मेमोरी यूनिट वर्क्स इन सिंक
विथ द CPU। बेसिकली जो मेमोरी यूनिट है वो CPU में ही वर्क करती है, यानी वो CPU के सिंक में ही मेमोरी यूनिट स्टोर होती है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, तो हमने आगे लिखा है दिस हेल्प्स इन फास्टर एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। देखिए मेमोरी यूनिट CPU में यदि है, CPU के साथ क्या अटैच है, तो इससे क्या फायदा हो गया, इससे फायदा हो गया कि CPU की प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। तो जो मेमोरी यूनिट है वो CPU के सिंक में होती है, और वो उसके कारण क्या होता है, CPU की जो एक्सेसिंग है यानी डाटा एक्सेस करने का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी वो डाटा को एक्सेस कर पाता है CPU। ठीक है, तो इससे स्पीड बढ़ जाती है CPU की। फिर हमने लिखा है दस मेकिंग टास्क इजियर एंड फास्टर। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट जो है वो CPU के सिंक में होने के कारण CPU फास्ट काम कर लेता है, यानी फास्ट डाटा को एक्सेस कर लेता है। इसी कारण CPU का कार्य आसान भी हो जाता है और सरल भी हो जाता है। फिर मेमोरी यूनिट में ही हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सो बेसिकली जो मेमोरी यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है ये भी फिर आपको सब हेडिंग में लिख कर आना है। प्राइमरी मेमोरी में हमने लिखा है दिस टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, देयरफॉर इट इज ओनली यूज्ड टू स्टोर रिसेंट डाटा। जो प्राइमरी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ रीसेंट डाटा यानी तुरंत में जो आपने कंप्यूटर को डाटा दिया है उसी डाटा को स्टोर करती है। सेकेंड लाइन में हमने लिखा है द डाटा स्टोर्ड इन दिस इज टेम्परेरी। जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी, यानी वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है, तो कब तक टेम्परेरी है, तो हमने आगे लिखा है इट कैन गेट इरेज्ड वंस द पावर इज स्विच ऑफ। यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाटा तब तक ही स्टोर है जब तक सिस्टम में पावर सप्लाई हो रही है, यानी सिस्टम आपका वर्क कर रहा है या सिस्टम आपका चालू है। जैसे सिस्टम आपका बंद होता है, उसकी पावर सप्लाई बंद होती है, तो वो डाटा भी उड़ जाता है। यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो सिस्टम के पावर ऑफ होते ही उड़ जाता है, यानी चला जाता है या इरेज्ड हो जाता है। फिर हमने लिखा है देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी और द मेन मेमोरी। इसी कारण जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं या फिर मेन मेमोरी भी बोलते हैं। फिर हमने लिखा एग्जाम्पल, तो रैम है ये प्राइमरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो हमने लिखा है इट इज आल्सो कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी और द ऑक्सिलरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है थोड़ा, है ना। सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। फिर द हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का यदि एग्जाम्पल लिया जाए तो सबसे अच्छा होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, आपके सिस्टम में एक तो रैम होती है जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, जिसके अंदर सारे डेटा स्टोर करते हैं आप, और वो हार्ड डिस्क जो है वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। फिर हमने लिखा इवन इन अ पावर फेलियर डेटा डस नॉट गेट इरेज्ड इजीली। ठीक है, यानी कंप्यूटर का यदि पावर फेल भी हो जाए या कंप्यूटर से पावर चला भी जाए, उस कंडीशन में भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर डाटा इरेज्ड नहीं होता। जैसे प्राइमरी मेमोरी के अंदर तो क्या होता है, जैसे लाइट चली गई या कंप्यूटर का पावर सप्लाई बंद हो गया, वैसे ही सारा का सारा डाटा उड़ जाता है, किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। बट सेकेंडरी मेमोरी में यदि सिस्टम का लाइट चली जाए या पावर सप्लाई बंद भी हो जाए तब भी वो डाटा बना रहता है, वो इरेज्ड नहीं होता। ना आउटपुट यूनिट की अब हम बात कर लेते हैं कि आउटपुट यूनिट क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द कंप्यूटर वंस प्रोसेस्ड इज रिसीव्ड बाय द यूजर थ्रू द आउटपुट यूनिट। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है, यानी जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है वो डाटा प्रोसेस्ड होता है, और प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट यूनिट के द्वारा ही यूजर को प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड से आपने कोई इनपुट दिया, आपने कहा 5+2, कंप्यूटर को दिया 5+2,
तो 5+2 कंप्यूटर की मेमोरी में जाके क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, मीन्स 7 आंसर कैलकुलेट हुआ और फिर वो आपको मॉनिटर पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यानी मॉनिटर की मदद से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा ऑल कम अंडर द आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो ये जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, ये सारी चीज़ें आउटपुट यूनिट में आती हैं। ओके, सो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है जो कि इंटरनल आर्किटेक्चर है कंप्यूटर सिस्टम का, और उसमें हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, सो बेसिकली कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर में ध्यान रखिएगा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इनपुट, ठीक है, फिर एक होता है आपका सीपीयू मीन्स प्रोसेसिंग, और थर्ड आपका होता है आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर के जब भी इंटरनल आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स पूछे जाएं या ब्लॉक डायग्राम के कंपोनेंट्स पूछे जाएं तो आपको तीनों चीज़ें बता के, यानी इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, ये 3 मेन घटक है या 3 मेन कंपोनेंट है। फिर इसमें जो आपका सीपीयू है, ठीक है, इसके भी कुछ 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसको आपको लिख कर आना है। इसमें आपको बताना है एएलयू के बारे में, ठीक है, और आपको मेमोरी यूनिट के बारे में बताना है, और आपको इसमें कंट्रोल यूनिट के बारे में बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स पूरे लिख कर आना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर किस तरीके से लिख कर आना है आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।